टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला, टाइम वैल्यू ऑफ। अब इसके अंदर हमने कल ये सीखा कि अगर आप लोग किसी से कर्ज लेते हो तो उतना ही वापस पे करते हो। ये चेंज क्यों आता है? टाइम की वजह से। अब कोई भी बंदा उससे ज्यादा कर्ज वापस नहीं करता। अगर कोई डिमांड करेगा उससे ज्यादा तो वो सूद बन जाएगा। ठीक होगी बात? अगर एक वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर पैसे की वैल्यू उतनी कर देता है तो ये सूद नहीं होता। सूद इसलिए तो हमें ये कहा गया है कि किसी चीज की वैल्यू के बराबर उसको मेजर करके दो। जैसे हमने एग्जांपल दी कि अगर आपने किसी को कर्ज देना है तो कोई वैल्यू ले लो, जैसे गंदम की वैल्यू। आपने कहा जी जनाब आज अगर मैं आपको 4000 रुपए दे रहा हूं तो इस टाइम 40 किलो गंदम की कीमत 4000 रुपए है। जब आप मुझे वापस करना, मुझे पैसे वापस ना करना बल्कि 40 किलो गंदम के पैसे वापस करना। अब जब आप वापस करेंगे तो उस वक्त 40 किलो गंदम की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू वापस कर दोगे। हो सकता है वो 5000 हो सकता है वो 4500 हो सकता है वो 5500 हो। अब अगर हमने बिजनेस में लेन देन करना है तो कोई गंदम की वैल्यू ले रहा होगा, कोई वैल्यू ले रहा होगा। तो इस सारी मसले को हल करने के लिए ये गवर्नमेंट को बेहतर है अनाउंस कर देना चाहिए कि हम एक ओवरऑल वैल्यू मेजर कर रहे हैं। लेकिन वो ये बात नहीं कहते, लोग इसको इंटरेस्ट समझ लेते हैं। अब इंटरेस्ट बिल्कुल हराम है, लेकिन इंटरेस्ट है क्या उसकी एक और डेफिनेशन। अगर आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसे की वैल्यू चेंज करके लेन देन करते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। बस ये कर ले कि उसकी कोई बेस बना ले, कोई स्टैंडर्ड बना ले जिसकी बेस के ऊपर आप वैल्यू चेंज करेंगे। अगर आप लोग, जैसे मैंने कहा कि आपने एक प्लॉट खरीदना है और आप किसी को अगर कर्ज देना चाह रहे हो तो उसे कहोगे भाई आज इस प्लॉट की कीमत 10 लाख है, साल बाद मुझे यही प्लॉट दे देना। आज मैं आपको प्लॉट दे रहा हूं, साल बाद मुझे प्लॉट दे देना। तो आप कौन सा इसमें सूद ले रहे हो? आपने तो प्लॉट के बदले प्लॉट ले रहे हो। आज प्लॉट उसको दे रहे हो, कल को प्लॉट उससे ले रहे हो। लेकिन पहले जो आपने प्लॉट उसको दिया समझो 10 लाख का था, जब वो वही प्लॉट वापस देगा वो 12 लाख का होगा। तो ज्यादातर सूद इसको कहा जाता है कि पैसे के ऊपर पैसा लेना, किसी एक चीज के ऊपर। जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि आपने राइस, चावल किसी को 5 किलो दिए, वापस उससे तकाजा कर रहे हो 6 किलो का, ये सूद है। अगर आप वापस 5 किलो चावल की कीमत का ही मुतालबा कर रहे हो तो आपने 5 किलो चावल की कीमत दी थी, वापस भी 5 किलो चावल की कीमत ले रहे हो। तो ये जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इस चीज को थोड़ा सा सही करने की जरूरत है। अदरवाइज जो इंटरेस्ट है वो हराम है। जैसे 5 किलो चावल देकर 6 किलो चावल की वैल्यू लेना, ये हराम है। 5 किलो की चावल वापस लेना, मतलब 5 किलो चावल की कीमत वापस लेना, ये हराम नहीं है। इस्लाम ने इसको जायज करार दिया है। लेकिन ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मसला आ गया है ना, इसने इस ट्रेडिंग को हराम करार दे, और वो हराम ही है क्योंकि वो पैसे के ऊपर डायरेक्ट पैसा मांगते हैं। अब हमने देखा कि अभी फिलहाल हमने जो इंटरेस्ट पढ़ना है ना वो वैल्यू वाला है, वो हम हलाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, हराम वाली चीज वो हराम है, उसको हमने पढ़ना भी नहीं। जैसे सपोज दैट कोई चीज है, आज उसकी वैल्यू 1000 है, 1 साल बाद उसकी वैल्यू अगर वो 12% के हिसाब से बढ़ रही है तो उस चीज की वैल्यू ही कुछ सपोज दैट अभी 10% के हिसाब से बढ़ाते हैं 1100 हो जाएगी। मतलब आज मैंने आपको एक चीज दी, उसकी वैल्यू थी 1000, मैं 1 साल बाद आपसे वही चीज वापस ले रहा हूं, उसकी वैल्यू क्या है 1100, तो मुझे आप कितने पैसे दोगे? 1100 दोगे। अगर इस तरह से डिफाइन कर दिया जाए ना तो लोगों की जिंदगी बहुत आसान हो। चीज तो वही है, 1000 के बदले 1100 दे दो या 1000 वाली चीज वापस 1100 में खरीद के दे दो। लेकिन इसमें एक फ्लक्चुएशन का रिस्क है, कितनी कीमत कम या ज्यादा होगी ये डिफाइन नहीं होता, सूद पहले डिफाइन हो जाता। ये एक वजह है जिसकी वजह से ये अभी इसके अंदर क्लैश है।
तो बेहतर है कि इस क्लैश को खत्म कर दें ताकि लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। ये जो लोग बेचारे कारोबार करते हैं कर्ज लेकर, उनको लोग ये कहते हैं, बैंकों में जॉब करने वालों को कहते हैं कि जनाब आप लोग तो सूद खाते हो, आप लोग का सूद का हिसाब किताब रखते हो, आप तो सीधे सीधे जहन्नमी हो। वो इस तरह के बेचारे लोग, उनको कोई परेशानी हो तो वो ये समझते हैं कि हम शायद सूद खाते हैं इसलिए परेशान है, वरना परेशान तो सारे ही हैं। तो ये चीजें सही करने की जरूरत है हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन कब ठीक होंगी वो बात की देखते हैं। अभी फिलहाल हमने पेपर पास करना, तो इसके लिए हमने देखना है। अब जैसे कल हमने एक सवाल किया था, अब ना दिमागी तौर पर आप इधर उधर हो जाते हो, बाद में कहते हो समझ नहीं लगी, तो इस पर मैं क्या कर सकता हूँ। सवाल ये है कि सपोज दैट कुछ पैसे हैं ड्यू, ड्यू अमाउंट है पेएबल। ड्यू अमाउंट क्या होता है? ईयर 2 पे 5,000, ईयर 5 पे 8,000, ईयर 10 पे 16,000। ड्यू अमाउंट का मतलब है हमने किसी के पैसे देने हैं, दूसरे साल 5,000, पांचवें साल 8,000 और 10वें साल 16,000। ये 3 कर्ज देने हैं आपने, 3 कर्ज, ये तीनों अलग है। ये इसमें नहीं बताया गया कि अगर दूसरे साल बाद दोगे तो 5,000 देना, 5वें साल बाद देना तो 8,000 देना, ये बात नहीं है। ये 3 अलग अलग कर्ज है। इट इज एग्रीड, एग्रीमेंट चेंज होने लगा है। वो कहते हैं ऐसे करो, हमने कहा भाई दूसरे साल तो मेरे पास पैसे बनेंगे, हाँ अलबत्ता ऐसा है चौथे साल मेरी कमेटी निकल गई और फिर एक और मेरी कमेटी निकलनी है 8वें साल। ऐसा कर लो, मुझे इन कर्जों की ना 2 बराबर बराबर या 2 किस्तें बना के दे दो। एक मैं आपको दे दूंगा चौथे साल और एक मैं दे दूंगा 8वें साल, और ये मेरा सारा कर्ज खत्म हो जाए। ठीक होगी बात? अब वो क्या करेगा, वो हमारे पास आएगा कि भाई ये मामला है, इसकी ना मुझे 2 किस्से बनाकर दे दो, और ये मेरा कर्ज भी खत्म कम ना हो और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर भी एडजस्ट हो जाए। हमने कहा ठीक है जनाब। पहली बात, मैं इसको सवाल हल करता हूं 2 तरीकों से। पहला, पेड ऑल डेट नाउ। पहला, सारा डेट आज पे करो, तो कितना पे करना पड़ेगा? दूसरा केस, पेड ₹15,000 at 4th year and remaining amount paid at 8th year. Find amount of 8th year. रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिख लो यहां, अब चाहे नीचे लिख लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी? 10% कर लेते हैं। ये एक सवाल नहीं, 2 सवाल है। अब अगर आपको फाइनेंस की थोड़ी एलएबी समझ लग गई है ना, तो पहला सवाल तो सबसे आसान, अगर हमने असल कर्ज कब देना है? दूसरे साल बाद एक, 5वें साल बाद एक, 10वें साल बाद। अगर हम आज ही सारा कर्ज चुकाना चाहते हैं तो कितना दें? तो जितना उसकी वैल्यू होगी। कितना देंगे? 5,000 को भी 0 पे, 8,000 को भी 0 पे और 16,000 को भी 0 पे। तो यही होता है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम देखेंगे आज अगर पेमेंट करना है तो डेट की वैल्यू आज कितनी है। हम क्या करें, एक टाइमलाइन बनाते हैं। सवाल लिखिए सबने। सर इसको छोटा ही कर, और छोटा कर दो अपना। तो मुझे पहले बताते, मैं तो कहता हूँ कि शायद आपको कोई और, मैं तो इसलिए कहता हूँ कि ताकि सबको क्लियर नजर, वरना मेरे लिए कोई इतना साइज ठीक है। आगे चले, हाथ हिलाओ ना। ये अभी समझ लिया करो, बाद में मैं नेक्स्ट शेयर कर देता हूँ, फिर बाद में लिख लिया करो।
बस मेहनत 2 दफा करनी पड़ेगी। इससे फिर एक्शन रिवाइज हो जाता है ना। और समझ भी लग जाएगी क्योंकि आपका फोकस होगा पढ़ने। अब सबसे पहले हम एक टाइमलाइन बनाते हैं। हमारे पास 3 कर्ज हैं, एक दूसरे साल पे, यहां पर कितना है 10, 5वें साल पे कितना है, और हम कब पे करना चाहते हैं 0 पे। इसका मतलब इस सब की वैल्यू कहां पता करें, तो क्या फाइंड करेंगे, पी या ए, पी, क्योंकि वापस लेकर कोई भी वैल्यू जानी है तो पी। तो पहले 2 साल के लिए पी का फार्मूला एक दफा लिख लेते हैं, ए ओवर पहले 5000 का पी 1 प्लस 0.10 इंटू 2, ये आ जाएगा 5000 का पी। फिर आ जाएगा 8000 का पी, इसके लिए टाइम कितना आएगा 5 साल, 0 पे जाना है ना। 16000 1 प्लस 0.10 इंटू सबका पी बता दे 4167, कितना पूरा पूरा इसका टोटल करने 17,000। तो जी हम उसे कहेंगे भाई अगर आपने ये तीनों कर्जों का एक कर्ज देना है ना और देना भी आ जाए तो कितने दे दो 17,500, सारे कर्ज खत्म। क्योंकि तीनों कर्ज की आज क्या वैल्यू बनी 17,500। डन होगी बात। अब दूसरा स्टाइल, वो कहता है कि एक किस्त मैं दूंगा 15,000 की चौथे साल और दूसरी किस्त मैं दूंगा 8वें साल, बताओ दूसरी किस्त कितनी दूं। अब फिर वही बात, ये हो गया, आगे चलते हैं। टाइमलाइन में हमारे पास दूसरा साल है, पहले 5वां और 10। कितना कर्ज है, यहां पर 5000 है, यहां पर 8000 है और यहां पर 16। अब आपकी किस पेमेंट क्या है 2, कब कब है, एक चौथे साल और एक यहां पर आ गया चौथा साल और यहां पर आ गया। एक पेमेंट भी बताई हुई है और जो पेमेंट नहीं बताई उसको, हमारा तो काम ही एक है कि हमने कोई एक जगह पे वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ पेमेंट करनी है। डेट भी उधर लेकर जाओ, यहां पर 8वें साल पे मैंने कहा था कि जहां पर अननोन हो, अगर वो खुद बताए कि इस डेट पे कंपैरिजन करना है तो उसकी माननी, नहीं बताएगा तो जहां अननोन होगा वहां पर आप वैल्यू ऑफ डेट भी कर लो और वैल्यू ऑफ पेमेंट, फिर दोनों को बराबर रखकर हल कर लो, जो डिफरेंस आएगा वो दूसरी अमाउंट हो जाएगी। अब देखिए हमने यहां पर लेकर आना है 8000 को भी, यहां 8000 का क्या फाइंड करोगे, पी या ए, क्योंकि आगे लेकर जा रहे हैं। 5000 को भी यहां ले आओ ए, 16,000 को भी यहां पर लेकर आओ, ये तीनों को फाइंड कर लेंगे तो ये क्या फाइंड होगा, वैल्यू ऑफ डेट, और हमें वैल्यू ऑफ पेमेंट भी चाहिए। तो वैल्यू ऑफ पेमेंट, अगर वो ये कहता हमें भाई सारा कर्ज 8वें साल देना है तो इनको जो प्लस करके आंसर होता ना वही हमारा आंसर होता, लेकिन उसमें से हम 15,000 पे कर चुके, 15,000 नहीं माइनस करेंगे, क्योंकि 15,000 को भी 8 पे लाना पड़ेगा, क्योंकि ये बात याद रखनी है कि एक टाइम पर आना, पेमेंट भी हो, प्लस माइनस भी करना है ना, एक टाइम होना। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं 2 ए फाइंड करते हैं। ए मेरे पास आ गया 5000 इंटू 1 प्लस 0.10 इंटू 2, 6। फिर दूसरे का ए कितना आ गया 8000 इंटू 1 प्लस 0.10 इंटू 3, फिर 16, इसका ए फाइंड किया, इसका पी आ जाएगा 16,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 इंटू, हाँ जी बताएं कितना आ गया पहले,
पूरा 8,000, Yes. 10,400। तीसरा 13,000। ये सारा वैल्यू ऑफ डेट है। अब अगर एक तो पेमेंट है, अब वैल्यू ऑफ पेमेंट भी फाइंड कर लेते हैं 8वें साल के ऊपर। एक तो पेमेंट हमारी एक्स है, वो तो उधर ही की उधर है। देखिए ना, हमने वैल्यू ऑफ पेमेंट फाइंड करनी है। पेमेंट कितनी है? 2, एक 15,000 है और एक एक्स है। हमने सारी पेमेंट्स को 8 पे लेकर जाना है। एक्स तो पहले ही 8 पे है, ना उसका पी फाइंड करेंगे ना उसका ए, क्योंकि उसकी तो मूवमेंट ही नहीं हुई, टाइम तो उसका चेंज ही नहीं हुआ। तो एक्स, एक पेमेंट एक्स की एक्स रहेगी। 15,000 का क्या फाइंड करेंगे? इसको भी 8 पे लेकर जाओ। 15,000 का भी क्या फाइंड कर लेंगे? ए। जितने डेट हैं उसकी भी उसी टाइम पर वैल्यू, और जितनी पेमेंट्स है उसको भी वहां पर उसकी वैल्यू। तो दूसरी पेमेंट है हमारी 15,000 का ए फाइंड कर लो। 15,000 into 1 plus 0.10 टाइम कितना इसका? ओके हो गया? वो कर लेंगे सही, उसकी टेंशन। कितना आ गया? अब ये 2 पेमेंट्स हैं आपकी। आपको लग रहा है एक है, एक नहीं है, 2 पेमेंट्स हैं। एक एक्स है और एक 21,000 है। और डेट कितने थे? 3। अब इन तीनों डेट्स को और पेमेंट्स को बराबर रख देंगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ पेमेंट एक ही बात होती है। तो बराबर रखकर हल कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा वो हमारा रिमेनिंग पेमेंट आ जाएगा। तो कर ले जरा, यहां पर ही मैं लिख देता हूं। वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ पेमेंट बराबर होता है वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ पेमेंट में 2 पेमेंट्स हैं, एक 21,000 है और एक एक्स है। और वैल्यू ऑफ डेट 3 है। तीनों को प्लस करके बता दो। 317 और 21,000 माइनस कर दो। इसका मतलब क्या है कि हम उसे कहेंगे भाई साहब 15,000 दे देना चौथे साल और 10,733 रुपए दे देना 8वें साल। जो आपके तीनों कर्ज हैं वो खत्म हो जाएंगे। पहले देने थे अलग अलग टाइम पे, हमने उसको किस टाइम पर लेकर आए? चौथे साल पे और 8वें साल। कुछ बेहतरी आई? अगर बेहतरी ना आए ना तो घर जाकर इसको बार बार सुना करो, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास है। अपनी पर्सनालिटी ग्रूम करने में टाइम लगाया करो, वरना बाकी सारी चीजें ऐसे पीछे रह जाएंगी। सर ये जो आपने पहले किया था उसमें जीरो पे क्यों लेते थे? ऊपर वो मैंने ये पार्ट किया था। सारा डेट आज पे करना है, तो आज 0 को कहते हैं, तो सारे डेट को 0 पे लेकर गया। अच्छा, मुझे सवाल का एक जवाब दे, कौन बताएगा? यहां से ही बताना पड़ेगा आपको। ये मैं डाटा आपके सामने है। अगर सवाल ये होता कि सारा डेट तीनों 8वें साल सारा पे करना है, तो बताओ फिर आंसर क्या होगा? सारा डेट 8वें साल पे करना है, 31700, फिर ये आंसर होता, क्योंकि 8वें साल ये डेट की वैल्यू है, और जितनी डेट की वैल्यू होती है पेमेंट भी उतनी है। 31,733 पे करना था 8वें साल अगर पे करना था, तो हमने क्यों कम पे किया? क्योंकि 15,000 ऑलरेडी पे लेकिन किया चौथे साल था, उसको भी आज माइनस करेंगे, क्योंकि ये तो कर ही नहीं सकते ना। फाइनेंस के अंदर आप 2 डिफरेंट टाइम वाली अमाउंट ना प्लस कर सकते हो, ना माइनस, और ना ही कंपेयर। अगर आपसे ये कोई कह दे ना आज का 1000 और कल का 1200, क्या कौन सा बड़ा है वैल्यू? पहले हम कहेंगे दोनों को कल करो या दोनों को आज करो, फिर कंपेयर करो। आज का 1000 आप खुद बताएं। आप में से तो शायद आप लोग अपने बुजुर्गों के साथ टाइम कम गुजारते होंगे, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा बुजुर्ग आपके पास रहता है हमेशा, मोबाइल आपका। वरना पहले ना बुजुर्गों से कहानियां सुनी जाती थी,
और ये एक बड़ा ट्रेंड होता था। प्रॉपर उनके पास स्पेशल सारी सारी रात उनके टांगे दबाओ, उनका सर दबाओ, उनके कंधे दबाओ, और फिर वो कहानियां सुनाते थे, बड़े नखरे करते थे। अब तो उन बेचारों को कोई पूछता ही नहीं है। वैसे हम जब, या आप लोग जब इस एज में आएंगे तो हमें टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास मोबाइल होगा। फिर आज हमारा बुजुर्ग मोबाइल है, कल हमारे बच्चे मोबाइल होगा, क्योंकि टाइम ही नहीं होता किसी के पास अब। तो बुजुर्ग एक बात करते थे, अब भी शायद हम भी करने के काबिल होंगे। वो कहते थे जनाब हमारे पास 5 रुपए होते थे तो हम ना पता नहीं पूरी दुनिया खरीद लेते। और अभी आप देखिए कि अभी भी ये ट्रेंड है कि अब आपको घर से निकलते वक्त जब आप उससे पैसे मांगते होंगे तो शायद ही कोई बंदा ऐसा हो कि जिसको जी 50 रुपया मिलता हो। 50 रुपया तो वो कुछ किसी खाते में भी नहीं आता। और हम जब यहाँ पर लाहौर में आए थे, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ये तो जब से हमें अल्लाह ताला ने हमें इमरान खान अता किया है ना 18 के बाद, ये बहुत बड़ी ड्रामेटिकली चेंजिंग आई है। पहले महंगाई की जो शरह थी वो बहुत कम थी। महंगाई एक, मैं ये नहीं इमरान खान को नहीं कह रहा, क्योंकि हो सकता है कुछ इमरान खान की मोहब्बत में कैद हो, कैदी नंबर 804 हो। तो मेन हमारे मुल्क की इकोनॉमी में जो चेंज आया, क्योंकि इमरान खान या नवाज शरीफ वो तो आपको पता है नाम होते हैं, मेन तो कुछ और ही मामला होते हैं। तो वो जो चेंजेस आई है ना, उससे पहले हालात बड़े स्मूथ थे। हमारा जो खर्चा यहाँ पर होता था ना लॉ रहने का, जब एज अ स्टूडेंट 3000 रुपए पर मंथ था, किराया भी खाना पीना भी सारा कुछ, मतलब 3000 हम घर का यानी खर्चा अलग करके रखते थे। अब नहीं, टाइम ये 2018 से पहले की बात कर, 2018 के बाद इतनी ड्रामेटिकली चेंजिंग आई है। महंगाई का तूफान ये बाद में आया, और सबसे ज्यादा महंगाई के तूफान की वजह जो बनी थी ना, वो बनी थी अफगानिस्तान की जंग। और उसके बाद ना मुल्क हमारा, अफगानिस्तान संभल गया है, हम अभी तक नहीं संभले। तो उसको अभी टाइम शायद लगे, कभी ना कभी तो कुछ हो जाएगा सही। अच्छा, अब ये बात कुछ ना कुछ समय लगना शुरू हुई। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा चेंज। चलो एक सवाल आपसे करवा लूं ताकि ना आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आगे चलते हैं। टाइम बहुत है, अब क्वेश्चन an amount due, ये बिल्कुल छोटा हो गया, an amount due at second year rupees 400,000 and amount due at 7th year rupees 600,000. It is decided to pay ये मोटा तो नहीं है, बताना ओके। चले हम यहां लाइन ही लगा देते। इट इज डिसाइडेड टू पे रुपीज 1 million बल्कि 8 लाख कर लो, at 5th year what will be the other payment made at 3rd year to clear all debt.
at the rate of 8%. करो जरा। हो गया समी? अहमद हो गया? जी जी। अभी लास्ट क्लास होती है, उसके बाद भी क्लास है? सर मैंने सर से पास से समझा था वो अभी जा रहे हैं ना, मेरा सारा टॉपिक भी कर सकते आगे के सर पढ़ा रहे हैं उसको भी समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा तुम्हें पास बस यही टाइम है मेरा आप इसी मैंने सारा जब ठीक है। कितना? 19689। देखिए जरा बाकी लोगों का ये आंसर है या नहीं? ठीक है। ठीक है। 88। चले ज्यादा लोगों का यही है तो फिर इसका मतलब है यही।
पेमेंट कब कब ड्यू है? एक सेकंड ईयर में है, सेकंड ईयर पे कितनी है? 4 लाख और 6 लाख वापस कितने देने हैं? पांचवें साल पे कितना है? और तीसरे साल पे नहीं पता। X। अब आप बताएं हम किस जगह पर कंपेयर करें? थर्ड ईयर पे, क्योंकि अगर वो खुद कंपैरिजन डेट बता देगा ना, फिर हमारा बस, फिर हम नहीं देखेंगे, हम यहां पर लेकर आए। तो 4 लाख का क्या फाइंड करोगे? ए 6 लाख का, और इस 8 लाख को भी यहां पर लाना है, इसका क्या फाइंड करोगे? बी। तो अब वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ, तो आप डायरेक्ट अगर करना चाहो तो मैं डायरेक्ट करने लगा हूं, x प्लस 800,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट कितना है 0.05 और टाइम कितना है 2 साल। ये हो गया वैल्यू ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू 400,000 इंटू 1 प्लस 0.08 इंटू 1 प्लस 600,000 ओवर 1 प्लस 0.08 पावर ये हो गया ना। एक हिस्सा हो गया वैल्यू ऑफ डेट का और एक हो गया वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, आंसर आ जाए। ठीक होगी बात। आखिरी सवाल, आज का लास्ट क्वेश्चन। एन अमाउंट ड्यू एट थर्ड ईयर rupees 80,000, seventh year rupees 1,20,000, 10th year मैं कर देता रुपीज 1,00,000। तो क्या गया? एन अमाउंट ड्यू एट थर्ड ईयर 8 लाख, सॉरी 80,000, 80,000, सेवंथ ईयर पे 120,000 और 10th ईयर पे 100,000। ठीक है। इट इज डिसाइडेड टू पे होल डेट into 2 equal installment. It is decided to pay whole debt into 2 equal installment, first at 4th year and second at 9th year. Rate of interest is 13%. Rate of interest is 13%. करोगे ट्राई? Yes. तो बहुत अच्छी बात है, करो जरा। कमाल, कॉन्फिडेंस ले आओ। मैंने आपको एक बात बताई थी, आप दुनिया का कोई सवाल भी कर सकते हो, ठीक है। सवाल के स्टाइल से और मेरे कहने के स्टाइल से डरा मत करो। आई कैप में यही कॉन्फिडेंस चाहिए, जितना मर्जी बुरा शक्ल वाला सवाल हो जाता है। अब करो जरा ट्राई, कोई ना कोई तो तुक्का मारोगे सही ना। सिंपल इंटरेस्ट हमारा खत्म हो गया, कल कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे।
मैच्योर सोच इस्तेमाल करनी है, मैच्योर। आपकी आसानी के लिए एक और बात कह देता हूं, कंपैरिजन डेट इज 9th ईयर, कंपैरिजन डेट इज 4 पे कर रहे हो, चलो 4 पे कर ले, कंपैरिजन डेट इज 4th ईयर। चल आसानी होगी, आंसर तो एक ही आएगा, इक्वल पेमेंट्स हैं दोनों, तो सर 4th और 9th दोनों की अलग बिल्कुल अलग अलग आएगी, लेकिन अमाउंट सेम होगी क्योंकि दो इक्वल है ना। सर 4th को जो पेमेंट देनी है और जो 9th को देनी है वो दोनों इक्वल होगी, और वो कौन सी पेमेंट होनी चाहिए वो। चलिए टाइम थोड़ा है क्योंकि मेरी अगली क्लास है, वैसे अगली क्लास ना थोड़ी लेट शुरू होती, बैठे हैं बस किसी का कोई लेने वाला नाम कल आगे जाए, बाकी फिर टेंशन वाली बात नहीं। जी आ गया 157249, चलिए एक आंसर लिख लेते हैं 1572, ज्यादा कैसे, 3 लाख तो आपने पे करना ही है ना, ओवरऑल तो 3 लाख बन रहा है ना। इसका मतलब है चौथे साल भी इतनी पेमेंट और 9वें साल भी इतनी पेमेंट। 11645 चलो दूसरा आंसर भी आ गया 11645 116454। मेरा भी ये आ रहा है, बट ये के 9th पे ये नहीं बनेगी, 9th में नहीं बनेगी, सिंपल इंटरेस्ट में बेस चेंज करोगे आंसर चेंज हो जाएगा। अगर देखें कंपैरिजन डेट चेंज करोगे आंसर सिंपल इंटरेस्ट में चेंज हो जाता है, कंपाउंड में नहीं चेंज होता। इसलिए मैंने कहा ना कंपैरिजन डेट को एक रखो, सारे कंपैरिजन डेट सारे को एक रखो फिर आंसर सही आएगा। अब 4th ईयर भी किया है तो सारे 4th ईयर पे करो। चले कर लेते हैं, आज वापस छोड़ दे, सारे लोग वापस फोकस करें। हम पहले 4 पे आ रहे हो सारे, तो पहले वैल्यू ऑफ डायरेक्ट लिख दूं, 8000 का क्या फाइंड करेंगे, 8000 का फाइंड क्या करना है, 80,000 का into 1 plus 0.15 है 13 into plus 120,000 over 1 plus 0.13 into टाइम कितना है 3 साल प्लस 100,000 ओवर 1 प्लस 0.13 into टाइम कितना हो गया। ये समझ लगी ये क्या चीज है भला, सारा वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पेमेंट, जो चौथे साल पे एक एक्स है और 9वें साल पे भी एक्स है, दो बराबर है तो दोनों को एक्स रखना पड़ेगा। लेकिन हम चौथे साल पे खड़े हैं, चौथे साल पे एक के एक्स है और जो 9वें साल पे एक्स है उसको 4 पे लाना है।
जो 9वें साल पे x है उसको 4, क्योंकि हमने जब भी पेमेंट इकट्ठी करनी है चाहे वो बराबर है, चौथे और 9वें साल बराबर है, लेकिन 9वें साल वाली वैल्यू चौथे साल पे तो बराबर नहीं होगी ना, तो हम इस x को उठाकर 4 पे लाएंगे तो क्या फाइंड करेंगे इसका p, तो p का फार्मूला क्या बनेगा x ओवर 1 प्लस 0.13 into 5। अगर x को आगे लेकर जाते, अगर हमारी 9वां साल कंपैरिजन होता तो फिर हम यहां x को ऐसे रखते, जो 4 साल वाला x है तो जैसे वही 15,000 को आगे लेकर गए थे और 15,000 की जगह x लिखा हुआ है, जैसे पिछले सवालों के अंदर 15,000 था ना हमारे पास एक पेमेंट, अब वो पेमेंट कितनी है x है, अब उसकी जगह x लिखकर हल कर ली। हाँ जी, इसका टोटल कितना आ रहा है, किसी ने फाइंड किया इसका टोटल कितना? 232 91 91 चलो 910 हाँ जी, इसको करेंगे x प्लस, इसको कर ले 1 ओवर 1 प्लस 0.13 into 5 को हल करें, कितना बनता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.13 into 5 कितना बनता है? नहीं 0.65 बनेगा। ये फैक्टर कितना बनता है ये? अच्छा ये फैक्टर 0.6 ठीक है, ये बन गया आपके पास 0.606x। अब हमारा सवाल हल हो गया 232910 इज इक्वल टू 1.606x। ये तरह का डिवाइड हो जाएगा तो x किसके बराबर आ गया? 14502 चलो इसकी खैर है, ये हमारा आंसर जी। क्या कह रहे हो? हाँ जी, मेरी बात सुने, आप x में दूसरा x तो ऐड कर ही नहीं सकते, दोनों का टाइम चेंज है, x में x ऐड नहीं हो सकता। अब सिंपल देखें, उसने दो इक्वल पेमेंट्स कहा है ना, इसका मतलब दोनों बराबर x ही रखेंगे लेट। अब अगर x की जगह 15,000 होता तो हम 15,000 को 4 पे लाते थे तो क्या करते थे, तो उसकी जगह x है तो समझो वो 15,000 के जो 15,000 के साथ कर रहे थे इसके साथ भी वही करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि आप जो 9 साल वाला x है वो चौथे साल वाले x में डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकता, पहले x को 4 पे लेकर आएंगे। 2 x है ना, एक x है टाइम वाला और दूसरा x है दूसरे टाइम वाला। अगर इधर देखें जरा, अगर आप में से कोई बंदा कंपैरिजन डेट 9 साल रखता फिर बोला क्या होना था, वैल्यू ऑफ दैट को भी, और ये वाला x यहां पर जाना था, इसकी फ्यूचर वैल्यू x में प्लस हो जाती अगले वाले x, तो फिर x की वैल्यू फाइंड हो जानी थी। चले जी, सिंपल इंटरेस्ट अब आज का खत्म। अब आपने करना क्या है, आई कैप की किताब का सिंपल इंटरेस्ट की जो बेसिक एग्जांपल्स है, थ्योरेटिकल पोर्शन और बेसिक एग्जांपल और प्लस पहले 19 क्वेश्चन, ये सिंपल टेस्ट हो गए है ना। और आपका टेस्ट कब होता है क्यूएम का? सैटरडे को। जो क्लास के अंदर मैंने सवाल करवाए ना, इस जैसे सवाल मैंने पेपर में थे, जो क्लास में करवाया प्लस जो आपके पास वो चीजें, अभी आपने एडिशनल सवालों की तरफ नहीं जाना क्योंकि वो मिक्स क्वेश्चन है, वो आपसे भी नहीं होंगे जी। इस सैटरडे को जो टेस्ट होगा वो इस फाइनेंस का होगा। सर इस लेक्चर